बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल मैंने आप लोगों को उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाने को दिया था। आशा करता हूँ कि सब लोगों ने बना लिया होगा, अच्छी तरह से बनाना आ गया होगा। 5-5 बार कॉपी में ही बनाया होगा। तो आज हम उससे आगे की बात करते हैं कि उत्सर्जन तंत्र कैसे काम करता है। हमारे सिलेबस में मानव का उत्सर्जन तंत्र दे रखा है, तो इसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें आखिर उत्सर्जन तंत्र होता क्या है, जिसे इंग्लिश में एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाता है। बच्चों, उत्सर्जन तंत्र जंतुओं के शरीर में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए कुछ अंग होते हैं, जिन्हें उत्सर्जन अंग कहा जाता है। और ये उत्सर्जी अंग सब मिलकर के काम करते हैं, तो एक तंत्र की भांति काम करते हैं। इस तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो अलग अलग जंतुओं में अलग अलग विधि से होता है। बहुत से एक कोशिकीय जो जंतु होते हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ शरीर की सतह से ही सीधे निकाल दिए जाते हैं। उनमें उत्सर्जन के लिए कोई विशेष अंग नहीं होते, परंतु मानव या अन्य जटिल बहुकोशिकीय जंतुओं में उत्सर्जन के लिए एक विशेष अंग होते हैं। कुछ विशेष अंग होते हैं जिन्हें उत्सर्जी अंग कहा जाता है, और पूरे तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। मानव का उत्सर्जन तंत्र जो है उसमें मनुष्य तथा सभी कशेरुकी जंतु जितने होते हैं उनमें उत्सर्जन तंत्र के लिए विशेष अंग होते हैं, जो इस प्रकार से है। मुख्य अंग है वो किडनी या वृक्क, या इसे हम गुर्दे के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है मूत्रवाहिनी, जिसे यूरेटर कहा जाता है इंग्लिश में। और तीसरा होता है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर, और चौथा होता है मूत्रमार्ग। तो सबसे पहले जो इसका महत्वपूर्ण अंग है उसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसा बना होता है, इसकी रचना कैसे होती है। तो वृक्क उत्सर्जन तंत्र का मुख्य उत्सर्जी अंग होते हैं, जो कशेरुक दंड यानी रीढ़ की हड्डी जो होती है उसके इधर उधर स्थित होते हैं। बायां वृक्क दाएं वृक्क से थोड़ा सा आगे की ओर स्थित होता है। वृक्क की आकृति जो होती है वो सेम के बीज के समान होती है। इसका सामान्य भार 125 ग्राम से 170 ग्राम होता है। वृक्क के ऊपर एक अधिवृक्क ग्रंथि होती है। अधिवृक्क ग्रंथि आगे पढ़ेंगे आप, जिससे कि हमारे शरीर में नियंत्रण और नियमन का कार्य किया जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि से कहते हैं। इसकी बाहरी सतह उत्तल तथा भीतरी सतह जो होती है अवतल जैसी होती है। अवतल सतह को नाभि या हाइलस कहते हैं। हाइलस से ही यानी इसमें मूत्र नलिका इसी से निकलती है, हाइलस से ही। रीनल धमनी या वृक्क धमनी या रीनल शिरा भी इसी से जुड़ी होती है। प्रत्येक वृक्क में बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिकाएं होती हैं, जिन्हें वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन कहा जाता है। ध्यान से सुन लीजिए, प्रत्येक वृक्क में यानी किडनी में बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्म और कुंडलित नलिकाएं होती हैं, जिन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहा जाता है। और प्रत्येक नलिका के सिरे पर एक ग्रंथि के समान भाग होता है, जिसे मैलपीघी कणिका कहते हैं। मैलपीघी कणिका भी 2 भागों में बटी होती है। अंदर कोशिकाओं का जाल
जिसे हम केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो जैसे प्याला होता है, प्याले की आकृति बनाता है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है, जिसे बोमेन संपुट कहा जाता है। ये चित्र आप देख सकते हैं, ये पूरा उत्सर्जी तंत्र है और ये जो वृक्क की आंतरिक संरचना है वो दिखाई गई है, इसमें अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। देखिए ये पदार्थ जो है ये हाइलस है, जो इसकी नाभि वाला भाग है, ये अवतल है और ये उत्तल भाग है। तो इसमें सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, तो इसे आप देख के बनाएंगे भी। इसके बाद में दूसरा भाग आता है मूत्रवाहिनी। प्रत्येक वृक्क की नाभि से यानी हाइलस से एक नलिका निकलती है, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। इसका कार्य जो वृक्क में निर्मित मूत्र होता है उसे मूत्राशय में लाना होता है। मूत्रवाहिनी मूत्राशय से कुछ तिरछी होकर मिलती है, जिस कारण मूत्र केवल वृक्क से मूत्राशय में आ सकता है, परंतु मूत्राशय से वापस वृक्क में नहीं जा सकता। मूत्रवाहिनी का वृक्क में स्थित प्रारंभिक सिरा चौड़ा होता है, जिसे हम वृक्क श्रेणी कहते हैं। इसके बाद में तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग होता है उसे हम मूत्राशय के नाम से जानते हैं। मूत्राशय एक थैलेनुमा पेशीय अंग होता है, जिसमें लगातार मूत्र आता रहता है और इकट्ठा होता रहता है, और ये कुछ सीमा तक फूलता भी रहता है। मूत्राशय में एक बार में 700 से 800 मिलीलीटर मूत्र का संग्रह किया जा सकता है। ये शिथिल अवस्था में होता है। संकुचित अवस्था में होता है तो उसे प्रेशर बनता है, मूत्र को बाहर निकालते हैं। इसके बाद में जो चौथा पॉइंट है, जो चौथा अंग है हमारा, उसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्राशय की ग्रीवा से, नेक से एक पतली नलिका निकलती है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। मूत्राशय में एक अवरोधनी यानी रुकावट पैदा करने वाली एक पेशी होती है, जो मूत्र को रोके रखती है। मूत्र त्यागने के समय यह शिथिल हो जाती है, जिससे मूत्र आसानी से शरीर से बाहर हो जाता है। तो ये तो सामान्य संरचना थी। ये एक वृक्काणु की कोशिका संरचना दी गई है, इसे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, बनाएंगे चित्र इसका भी। अब समझते हैं मूत्र का निर्माण होता कैसे, वृक्क कैसे काम करता है। वृक्क मूत्र निर्माण के समय अतिरिक्त रुधिर में जल और लवणों के संतुलन को बनाए रखता है। यानी मूत्र का निर्माण तो करता है, साथ में हमारे शरीर में लवणों का संतुलन और रुधिर में जल का संतुलन भी बनाए रखता है। वृक्क नलिका की मैलपीगी कणिकाओं में उपस्थित केशिकाओं का जाल केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस में एक अपेक्षाकृत चौड़ी रुधिर धमनिका से रुधिर प्रवेश करता है। केशिकाओं के जाल के बाद रुधिर को केशिका गुच्छ से बाहर लाने वाली रुधिर धमनिका जो है वो अपेक्षाकृत संकरी होती है, यानी पतली होती है। अतः केशिका गुच्छ में जितना रुधिर प्रवेश करता है उतना उससे बाहर नहीं निकल पाता है। इसके कारण रुधिर का दाब यहाँ पे बढ़ जाता है। अधिक दाब के कारण यहाँ पे फिल्ट्रेशन की क्रिया होती है, जिसे कि हम परानिस्यंदन बोलते हैं, अल्ट्राफिकेशन बोलते हैं। विधि द्वारा रुधिर कोशिकाओं व प्रोटीन को छोड़ करके रुधिर का अधिकांश भाग कोशिका गुच्छ की पतली भित्ति से छनकर बोमेन संपुट में आ जाता है। छने हुए पदार्थ में अधिकांश जल व जल में घुलनशील पदार्थ जैसे यूरिया, ग्लूकोज, यूरिक अम्ल व अन्य लवण होते हैं। अब ये छना हुआ पदार्थ वृक्क नलिका के कुंडलित भाग में आगे बढ़ता है, तो उस भाग की रुधिर केशिकाएं इसमें उपस्थित लाभदायक पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लेती हैं और वापस उसे रुधिर में पहुंचा देती हैं। इस प्रकार छने पदार्थों में, और जो छने हुए पदार्थ बचे हैं उसमें केवल यूरिया, यूरिक अम्ल, जल और कुछ खनिज ही रह जाते हैं, जिसे हम मूत्र कहते हैं। यह मूत्र वृक्क नलिकाओं की मूत्र वाहिनी में आ जाता है और दोनों ओर की मूत्र वाहिनियाँ मूत्र को मूत्राशय में ले जाती हैं, जिसे समय समय पर शरीर से बाहर कर दिया जाता है। तो ये तो हमारा था
उत्सर्जन तंत्र, जिसे आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और जो इसके चित्र दे रखे हैं उन्हें आप याद उसमें कॉपी में अपनी बना लेंगे। और बच्चे काम नहीं दिखा रहे हैं, काम भी ज़रूर दिखाइए, बिना काम के काम नहीं चलने वाला है। कोई दबाव है, प्रिंसिपल साहब भी रोज़ाना कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों मेहनत करिए, तो हम लोग जो है बड़े अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। थैंक यू।